हेलो बच्चों, 64वीं मुख्य परीक्षा में जो छात्र उत्तीर्ण हुए हैं उन सबों के लिए मैं साक्षात्कार के लिए मैं वीडियो शूट करके भेज रहा हूं, ताकि वो अपनी तैयारी इस कोविड-19 की वजह से प्रभावित उनका ना हो। मैं जल्द ही आप लोग का साक्षात्कार लेने की भी कोशिश कर रहा हूं। कुछ छात्रों ने संपर्क भी किया, तो उन लोगों को मैं जब होगा तो मैं बता दूंगा कि किस दिन से मैं शुरू कर रहा हूं, और प्रोफाइल सब आप लोग भेज देंगे, उसका भी मैं बता दूंगा कहाँ भेजना, और उसके बाद मैं फिर सबको एक एक करके एक दिन तिथि तय करूंगा, उसी के अनुसार से लूँगा। ठीक है। अभी LSW की मैं सब्जेक्ट्स का मैं भेज रहा था, अन्य कुछ सब्जेक्ट्स का भी मैं शुरू कर दिया था, तो वो उसी क्रम में LSW वाले क्रम में ही, क्योंकि उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है, तो वो मैं डिमांड के अनुसार ही काम कर रहा हूँ। ध्यान में रखना, जिसके व्यूज़ सबसे ज़्यादा होते हैं, बच्चे उसके सबसे ज़्यादा डिमांड करते हैं, ज़्यादा देखे जाते हैं, वही एक पैमाना हो सकता है कि उसको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो पहले मैं उन्हीं को भेजूँ। अब आप जिसका नहीं देखोगे, नहीं भेजोगे, तो हम समझेंगे कि इसमें बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो मैं वो नहीं भेजूँगा। ठीक है, देर से भेजूँगा। ऐसा नहीं कि उनको नहीं भेजूँगा, भेजूँगा, लेकिन उनको विलम्ब होगा, जिसका डिमांड ज़्यादा होगा। मेरे लिए पैमाना तो वही है, और क्या बता सकता हूँ। लिख के भेजते हो वो मैं बता सकता हूँ, चलो भाई उसके मैं ले सकता हूँ, लेकिन अगर कोई नहीं होगे तो फिर उसके वीडियोस लेट भेजूँगा। जैसे हिस्ट्री वाले हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि वो कम देख रहे हैं लोग, ठीक है, तो फिर ठीक है, वो देर से भेजूँगा। कम देखेंगे तो फिर मैं कोशिश करूँगा देर से भेजूँ। ठीक है, चलिए। आज जो मैं LSW के बारे में बता रहा हूँ, उसमें फर्स्ट पेपर का ही अंग है वो। अब वो मैं आज समाप्त करूँगा, फिर मैं सेकेंड पेपर में अगले सेगमेंट में जाऊँगा। फर्स्ट पेपर में जो बिहार में श्रम प्रशासन है, वहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है, श्रम प्रशासन पूछता है, क्योंकि वो पूछता है कि भाई बताइए, हायरार्की बताइए, तमाम बताइए, या इस प्रकार का स्पॉट क्वेश्चंस पूछता है। बेटा क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि सिचुएशंस बेस्ड क्वेश्चन होता है ये, कि एक गांव का कोई व्यक्ति है और वो बगल के किसी उद्योग में काम कर रहा है। ठीक है, और उस उद्योग में उसको वेतन नहीं मिल रहा ढंग से, या फिर उसके सुरक्षा से संबंधित कोई समस्या है। ठीक है, तो ये कहाँ जाएंगे, किसके पास अपना शिकायत दर्ज कराएंगे। तो इसको आप जब तक हायरार्की नहीं जानेंगे, पूछना क्या चाहता कि अब गांव का बोला है तो प्रखंड स्तर पर होगा, तो प्रखंड स्तर पर श्रम संबंधी समस्या के लिए कौन अधिकारी होते हैं जिनके पास आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो वो होते हैं निचले लेवल पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ठीक है, जो सबसे निचला पोस्ट है, इसमें इंक्लूड कर दिया गया इस बार BPSC में, तो आपसे उससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप हर पोस्ट के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, थोड़ी ही जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कहीं से भी पूछ सकता है, और LSW है तब पूछ सकता है कि बताइए कि आपके इस अभी जो इसमें आपने किया है, इसमें 2 पोस्ट है। ठीक है, कौन कौन से 2 पोस्टों के लिए हो रहा है। ठीक है, तो 2 पद होते हैं। PCS में 1 पद होता था, वो था जो श्रम अधीक्षक। ठीक है, जो लेबर ऑफिसर हैं, जो लेबर सुपरिटेंडेंट कहलाते हैं, श्रम अधीक्षक कहलाते हैं, उनकी ही नियुक्ति होती थी। तो इस बार जो है लोअर सबऑर्डिनेट के कुछ पद जो है इसमें शामिल कर दिए गए हैं। जो श्रम प्रवर्तन अधिकारी वो ब्लॉक लेवल पर होता है, वो इन्हीं श्रम अधीक्षक के अंडर में काम करता है, क्योंकि उनका ही सबऑर्डिनेट ये होता है। तो ये जो है इस प्रकार के हायरार्की वाले प्रश्न आते हैं बेटा, मैं उस पर ही जल्दी संक्षिप्त चर्चा करता हूँ। सबसे पहले तो श्रम मंत्री संबंधी के जो नीचे हमारे होते हैं, जो सीनियर मोस्ट IAS होते हैं, ठीक है, और वो होते हैं प्रधान सचिव कहलाते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहलाते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेबर डिपार्टमेंट। ठीक है, श्रम विभाग। अब उसके जो आप उसके अंडर में 4 अलग अलग विंग्स हैं, जिसमें IAS ही होते हैं वो सभी लोग, जो उनसे नीचे होते हैं उनकी हायरार्की एक सिमिलर ही मानते,
उसके नीचे होते हैं। तो उसका जो एक विंग है प्रशासनिक पक्ष है, जो प्रशासन में अब वो सचिवालय में ही पोस्टेड होते हैं। तो प्रशासनिक पक्ष वाले लोग कौन होते हैं? जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नीचे होते हैं। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जस्ट नीचे स्पेशल सेक्रेटरी होते हैं, विशेष सचिव। ठीक है, विशेष सचिव के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव। ठीक है, ठीक है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उसके बाद विशेष सचिव, स्पेशल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी, और ज्वाइंट सेक्रेटरी के बाद डिप्टी सेक्रेटरी यानी कि उप सचिव, और उप सचिव के बाद नीचे जो सबसे होगा वो होंगे अवर सचिव यानी अंडर सेक्रेटरी। ये अंडर सेक्रेटरी जो होते हैं प्रमोट ही होते हैं, जैसे जो पीसीएस वाले होते हैं वो डिप्टी कलेक्टर के बाद जब अवर सचिव बनते हैं। ठीक है, आप देखेंगे उस लेवल पर पहुंचने के बाद जो पीसीएस लेवल वाले वो अवर सचिव बनते हैं। तो ये होते हैं प्रशासनिक पक्ष वाले। ठीक है, श्रम पक्ष में आए, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है श्रम पक्ष वाले से। तो श्रम पक्ष वाले में सबसे पहले जो सचिवालय स्तर पर होते हैं वो है श्रम आयुक्त, लेबर कमिश्नर। ठीक है, और लेबर कमिश्नर के नीचे ज्वाइंट कमिश्नर, ये भी सचिवालय में ही होते हैं। इनके 3 पद होते हैं। ठीक है, अलग अलग सेगमेंट्स में बांट दिए जाते हैं, कार्यों को बांट दिया जाता है। उसके बाद होते हैं, आप नीचे आइए तो फिर प्रमंडल स्तर पर जो कमिश्नरी स्तर पर जो अधिकारी होते हैं वो होते हैं उप श्रम आयुक्त, डिप्टी लेबर कमिश्नर। ठीक है, उप श्रम आयुक्त। इसके कुल जो है स्वीकृत पद हैं 7। और उसके नीचे होते हैं वो जिला स्तर पर जो होते हैं वो होते हैं श्रम अधीक्षक। लेकिन इन दोनों के बीच में सहायक श्रम आयुक्त के भी पद हैं, जो प्रमोटी इन्हीं से प्रमोशन पाके बनते हैं, श्रम अधीक्षक से प्रमोशन पाके बनते हैं। तो ये जो होते हैं वो सहायक श्रम आयुक्त, इसके 13 पद स्वीकृत हैं। ठीक है, ये बड़े बड़े प्रमंडलों में इस अंडर में रहते हैं, उप श्रम आयुक्त के अंडर में ही रहते हैं। ठीक है, बड़े बड़े प्रमंडलों में उनके सहायक श्रम आयुक्त की नियुक्ति होती है। उसके बाद जिला स्तर पर श्रम अधीक्षक होते हैं, इसके 70 जो पद स्वीकृत हैं, 70 पद स्वीकृत हैं। और सबसे जो निचले स्तर पर हैं वो श्रम प्रवर्तन अधिकारी। ठीक है, और वो हैं प्रखंड स्तर पर, जिसके 545 पद स्वीकृत हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा 545। इतने तो आपके श्रम वाले सेक्शंस में। मैं चार्ट दे दूंगा, आप इस बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ देता। ठीक है, आप बताओ, आप एलएसडब्ल्यू के छात्र हो, हायरार्की बताओ। ठीक है, तो ये पद के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है कि बताइए कृषि श्रमिकों के लिए कोई अलग से कुछ है क्या? तो कृषि श्रमिकों के लिए कृषि श्रम निदेशालय है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जो मैंने बताया था ऊपर वाले में प्रधान सचिव, स्पेशल सेक्रेटरी के अंदर 4 विंग मैंने बताया था। तो एक तो होगा प्रशासनिक पक्ष वाले, और एक हो गया श्रम पक्ष वाले, और जो तीसरा है वो निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण। ये डायरेक्टर होते हैं एम्प्लॉयमेंट एवं आपको प्रशिक्षण देने के। तो ये केवल इनका काम प्रशिक्षण देना है, डिफरेंट लेवल के अधिकारियों को प्रशिक्षण देना है, और श्रमिकों को भी प्रशिक्षित जो करने वाला काम है, जो तमाम स्किल डेवलपमेंट वाला काम, ये सब विंग यही संभालते हैं। ठीक है, और जो चौथा है वो है निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पद हैं, और वहाँ से इसको बनाया गया। वो ये सिर्फ ESI वाले के लोगों के लिए, उसके जो डायरेक्टर होते हैं ये भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अंतर्गत ही काम करते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेबर डिपार्टमेंट। ठीक है, ये 4 जो हुए वो मैंने IS जो रैंक के लोग होते हैं वो उनको बताया, उसके नीचे हायरार्की बताया। आपको मेनली श्रम वाला ज़्यादा बढ़िया से याद रखना है। अब उसके नीचे भी कुछ अलग विंग वाले अधिकारी होते हैं, वो भी आते हैं इसी डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत, और उसको भी इसी में रखा गया है। जैसे कारखाना के अंतर्गत पूछा, तो बताइए कारखाना के अंदर लेबर डिपार्टमेंट्स के कौन कौन से पद हायरार्की है? ठीक है, तो आप बोलेंगे पहले मुख्य कारखाना निरीक्षक। ठीक है, वो मुख्य कारखाना निरीक्षक जो होता है वो सबसे ऊपर में होता है। देखिए कभी कभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक का पद खाली रहता है, तो पूछेगा आपसे कि मुख्य कारखाना निरीक्षक का पद खाली हो, तो जिले में मुख्य कारखाना निरीक्षक कौन होता है? ध्यान में रखिएगा,
किसी भी जिले का जो सुप्रीम है, यानी हमारे जिलाधिकारी महोदय, वही होते हैं मुख्य कारखाना निरीक्षक के भी। अगर स्पेशलाइज्ड नहीं बनाया गया तो सारा पावर इन्वेस्ट होता है डीएम में, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पूछ सकता है आपसे घुमाने के लिए, पता है कि नहीं। नेक्स्ट है उप मुख्य कारखाना निरीक्षक, ठीक है, और उसके नीचे कारखाना निरीक्षक। 3 पद होते हैं, मुख्य कारखाना निरीक्षक, उप मुख्य यानी कि डिप्टी चीफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर, ठीक है, और उसके बाद फैक्ट्री इंस्पेक्टर, कारखाना निरीक्षक। ये 3 पद होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं उसके दूसरे प्रश्न पे। अब आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि बिहार में श्रम मंत्रालय द्वारा कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन सब की अब जानकारी आपको होनी चाहिए, एक एक योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए। तो आप बताएंगे कि महोदय बिहार में प्रमुखता से निम्न योजनाओं को जो श्रम से संबंधित है वो चलाया जा रहा है। पहला, बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना 2008। एक, दूसरा, बिहार शताब्दी असंगठित कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011, ठीक है। तीसरा, बाल श्रमिकों के पुनर्वास योजना। चौथा, बंधुआ मजदूरों की पुनर्वास योजना। और पांचवा, बिहार भवन एवं अन्य सन्नी निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाएं। ये 5 योजनाएं चल रही प्रमुखता के साथ, बाकी छोटी छोटी चलती रहती हैं वो अलग है। 5 प्रमुखता के साथ योजनाएं हैं। अब इस सब योजना के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना क्या है। अब ये जो है ये बहुत अभी प्रयुक्त भी हुआ, चूँकि बहुत अप्राकृतिक मतलब प्राकृतिक जो प्रकोप से जो बहुत सारे लोग मरे हैं, कभी बिजली गिर गई, ठीक है, बाढ़ आ गई, ठीक है, इस प्रकार के दुर्घटनाओं में या रेल दुर्घटना में, तमाम कई दुर्घटनाओं में जो मजदूर हमारे रहते हैं, प्रवासी मजदूर हैं, कहीं दिल्ली में, कहीं कहीं और जगह जहाँ कार्यरत हैं, अगर उनकी मृत्यु हो गई प्रवासी मजदूरों की तो राज्य सरकारें उनको देती है। अभी कोविड के दौरान भी बहुत सारे की मृत्यु हुई, उसमें भी राज्य सरकारों ने दिया। तो ये योजना के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन, क्या है ये योजना, कि कौन पात्र होते हैं, किन्हें नहीं मिल सकता। तो पूरी जानकारी बेटा होनी चाहिए, ठीक है। कौन पात्र होंगे, किनको नहीं मिलेगा, क्या होगा कि नहीं मिलेगा, ये सब जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये जो योजना है, राज्य के बाहर काम करने वाले वैसे असंगठित मजदूर, मैं आऊँगा बोल रहा हूँ तो काउंटर करेगा यहाँ पे। जैसे ही मैंने बोला असंगठित मजदूर तो वो पूछना शुरू कर देगा असंगठित क्षेत्र क्या होता है, मैं उन सब पे आऊँगा। असंगठित मजदूरों के लिए बिहार राज्य के रहने वाले होने चाहिए, उनको मिलेगा। जो 18 से 65 वर्ष आयु के होने चाहिए, पात्रता के लिए 18 to 65 ईयर्स होने चाहिए, उससे कम वाले भी को नहीं मिलेगा, अधिक वाले को भी नहीं मिलेगा। काम के वक्त दुर्घटना हो जाने पर 1 लाख रुपया, ध्यान में रखिए क्या कॉम्पनसेशन मिलता है। काम के वक्त दुर्घटना अगर हो गई तो 1 लाख रुपया, मतलब दुर्घटना हुई उसमें मृत्यु हो गई तो 1 लाख रुपया। अस्थाई अपंगता हो गई, मान लीजिए किसी का पैर कट गया, हाथ कट गया, कुछ हो गया, तो वैसी अस्थाई है, वो लौट के नहीं आ सकता, वो अंग वापस, दुर्घटना में चोट लग गई तो फिर वो अलग है। तो ये अगर हो गई तो वो 75,000 रुपया, ठीक है। और अस्थाई अपंगता होने पर 37,500 रुपया मिलता है। तब बोले कौन अधिकारी है जो इसको देता, तो ये जो पैसा मिलता जिस पर वित्तीय अधिकार जिस कर्म अधिकारी का होता, ये फंड्स जहाँ रहते हैं वो हैं सीओ के पास, अंचलाधिकारी के पास, ठीक है। और इस पर फाइनल जो डिसीजन डीएम साहब लेते हैं और वो अंचलाधिकारी के माध्यम के से उनको पैसा मिलता है, ठीक है। चोट लग जाए, ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि ये प्रवासी दुर्घटना अनुदान योजना के तहत उनको ये चोट लगने वाले को नहीं मिलता, ठीक है। अन्य बताऊंगा कहाँ मिलता। चोट लग गई, ठीक है, या आत्महत्या किसी ने कर लिया, या कोई शराब या कोई अन्य मादक पदार्थ खा लिया और उसके कारण दुर्घटना हो गई, या किसी ने कानून का उल्लंघन किया है। अब मान लो कि रेल की दुर्घटना हुई तब तो आपको मिल गया, लेकिन रेल की दुर्घटना में किस प्रकार की दुर्घटना, अगर आपके चलते आपने नशा पान कर लिया या आप रेल के सामने आके कट गए, ठीक है, या
जहाँ फाटक बेटा बंद है और आपने गैर कानूनी ढंग से अपना मोटरसाइकिल लेके निकल गए या ऐसे ही साइकिल लेके चले गए, ठीक है, बंद है, फाटक बंद है और तब आप चले गए, इसका मतलब आपने गैर कानूनी कार्य किया, तो ऐसे प्रवासी मजदूरों की मृत्यु होने पर कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट दिमाग में रखिएगा। मैंने लिख दिया है एक जगह इन सब योजनाओं को, क्योंकि आप लोग तो होमवर्क ज़्यादा करते नहीं हो, सब रेडीमेड चाहते हो। सब बच्चों को देखा मैं तो सुनने की भी जहमत नहीं, फिर पीडीएफ सर पीडीएफ दे रहा हूँ, पीडीएफ भी दे रहा हूँ, लेकिन चलिए, लेकिन करो बेटा काम, तो ऐसा नहीं, ठीक है। हम कोई अब LSW अब नहीं पढ़ा रहे, मैं पहले पढ़ाया करता था, जरूर बात थी, लेकिन हम इन दिनों सिर्फ आप लोग के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कुछ अपना भी होमवर्क करो ना, कम से कम सुन करके भी, लिख के भी कर सकते थे, इससे भी याद होता है। कई चीज़ें लिखोगे तो बहुत सारा फैक्टर्स याद होगा और कुछ और बातें भी निकल करके आएगी। सिर्फ तुम लोग चाहते हो रेडीमेड, आजकल बच्चे बहुत रेडीमेड हो गए, ठीक है, बहुत मेहनत नहीं करना चाहते, सब चाहते हैं कि कैप्सूल मिले हम इनहेल कर लें। चलिए दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है, क्या करोगे, धारा ही यही बही हुई है, बहुत कम बच्चे होते हैं थोड़े बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन चलिए नटसेल में सफलता मिल जाए तो भी चलिए, वो बुरी बात नहीं, मैं नहीं मानता, लेकिन ध्यान रखें इस बात को कि कुछ चीज़ें जो है स्वयं से भी वर्क करो। और मेरे बच्चे अगर मेहनत करके आगे बढ़ते हैं और उनके पास वो कैपेबिलिटी रहती है, तो वो आगे भी वो इस चेन में जुड़ेंगे। मैं देखता हूँ मेरे कुछ बच्चे मेरे जो पिछले विगत वर्षों में पास किए हैं, वो भी अब इस क्षेत्र में दे रहे हैं, तो मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ, अपने आप को भी महसूस करता हूँ। वो भी देखता हूँ कि वो भी भेज रहे हैं, वो भी मुझे कहते हैं कि सर मैं भी शूट करके भेज रहा हूँ, तमाम चीज़ भेज रहा हूँ। मैं बहुत खुश होता हूँ कि कम से कम मेरे बच्चे जो उस कड़ी में आगे बढ़ते रहते हैं, उसी चेन को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप भी समाज में कहीं भी रहिए तो वो चीज़ छोड़िएगा मत। ऐसा नहीं कि नौकरी मिल गया तो आप किताब कॉपी पटक दिए चल दिए। बहुत लोग की होती है कि मंशा सिर्फ यही है कि भैया पैसा कमाना और कुछ नहीं करना, ठीक है। ऐसे लोग समाज में सिर्फ पैसा कमा के क्या फर्क। कुछ लोग जानेंगे आपको, बहुत थोड़े बहुत पैसा कमा लिया, आप बस रिटायर करेंगे, खत्म हो जाएंगे। सामाजिक उपयोगिता तब तक बनी रहेगी जब तक आप समाज को कुछ देते रहेंगे, उस चेन में वो देते रहेंगे, ठीक है। थोड़े बहुत मेरे छात्र हो गए तो थोड़ी बहुत तो मेरा अंश जाएगा ही, मेरे थॉट्स जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो दूसरी योजना है उसके बारे में आते हैं। बिहार शताब्दी असंगठित कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, ठीक है। ये 2011 है। और ये योजना क्या है? तो ये योजना असंगठित कामगारों के लिए या शिल्पकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना है। ये बिहार के निवासियों को ही, वैसे कामगारों को मिलता है जो सरकार द्वारा जो असंगठित उद्योग हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए दिया जाता है। इसमें कई तरह की योजनाएं एक साथ इसमें समायोजित की गई हैं, लेकिन संगठित में तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं संगठित उद्योगों में। जो असंगठित है और बिहार में अभी तक, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये जो 2019-20 का जो लेबर सर्वे दिया गया उसके अनुसार से अभी बिहार में 88 उद्योगों को असंगठित उद्योगों का दर्जा मिला हुआ है। 88 पूछा जा सकता है बेटा, ध्यान में रखना, कभी कभी फैक्चुअल भी पूछ देता, इसको भी ध्यान में रखना। 88 असंगठित उद्योग में कार्य करने वाले लोगों को इसके परिधि के अंतर्गत लाया गया। 18 से 65 वही उम्र है और सहायता राशि भी वही अधिकांश की है। मृत्यु होने पर 1 लाख, पूर्ण अशक्तता होने पर 75,000 और आंशिक अशक्तता होने पर 37,500 और असाध्य रोग की चिकित्सा के लिए 7,500 से लेके 35,000 तक। ये रोग के जो है कैटेगराइजेशन किया गया, किस रोग में कितना मिलेगा, तो 35,000 तक आपको मिलेगा इसमें सहायता, ध्यान रखिए। और अगर चोट लगने की दशा में, जो उसमें नहीं था प्रवासी मजदूरों वाले में, इसमें है असंगठित वाले में, और वह चोट लग गई तो 5,000 रुपया आपको प्रदान की जाएगी, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि बताइए असंगठित उद्योग कहते किसे असंगठित कहते हैं, परिभाषा दीजिए असंगठित की, ठीक है। तो बोलेंगे वैसे उद्योग जो सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं किए गए हैं, वे छोटी छोटी बिखरी इकाइयों में होती हैं,
ठीक है, स्कैटर्ड वे में होता है, कोई संगठन नहीं। ये मजदूर जो होते हैं, ये जो श्रमिक होते हैं, ये मूलतः जो है निरक्षर ज़्यादा होते हैं, बहुत प्रशिक्षित नहीं होते हैं, और ये अज्ञानता और निरक्षरता की वजह से संगठित होना थोड़ा इनका मुश्किल होता है। इस वजह से, और कम से कम जो है मतलब 10 से कम वाले उद्योग इसके अंतर्गत हैं, जहाँ जिस संगठन में 10 से कम श्रमिक नियोजित होते हैं वे असंगठित उद्योग कहलाते हैं, ठीक है, और सरकार के नियंत्रण से बाहर होते हैं। सरकार की जो नियम कानून बने हुए हैं, हालांकि ऐसा नहीं कि जो श्रमिकों के लिए जो नियम है उसका एक्सप्लॉयटेशन वो करके आगे बढ़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं। वो जो जिन मूल्यों को लेकर के उनको लाइसेंस मिलता है, संगठन के लिए रजिस्टर्ड करवाते हैं, वो चीज़ें इसके दायरे से ये बाहर होती है, इसलिए इसको असंगठित उद्योग कहते हैं, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा पूछेगा कि मैंने इसमें कामगार, शिल्पकार, ठीक है, असंगठित कामगार, तो ये हो गया। और सामाजिक सुरक्षा, तब पूछेगा सामाजिक सुरक्षा बताइए क्या। देखिए, आप एक योजना का नाम लेंगे और उससे वो प्रश्न उठ निकालेगा, कहाँ मैं करता हूँ ये ध्यान में रखिएगा, प्रश्न ऐसे ही काउंटर होते हैं, ठीक है। तो सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी किसे कहते हैं, तो वह सुरक्षा जो समाज या उचित संगठनों के माध्यम से अपने सदस्यों के साथ घटित होने वाली कुछ घटनाओं और जोखिमों के बचाव के लिए दी जाती है, उसे सामाजिक सुरक्षा कहते हैं। अब ये जो है कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो वो पूछ सकता है। तो ये रोग, ठीक है, किसी कोई बीमारी आपको हो गई, मातृत्व हो गया, ठीक है, अयोग्यता हो गई यानी अपंग हो गए आप, किस चोट लग गई, अस्थायी अपंगता हो गई तमाम, उस स्थिति में, या मृत्यु हो गई, या वृद्धावस्था हो गई, ठीक है, इन सब चीज़ों में ये सामाजिक सुरक्षा दी जाती है। वैसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत वो 6 स्थितियों में एक और बेरोजगारी भी था, तो वो चीज़ें इसमें नहीं है। तो सामाजिक सुरक्षा आप पूछा, देखिए आप सेकंड पेपर में सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा में क्या अंतर है वो प्रश्न है, वो भी आ सकता है। तो यहाँ पे से ही आप सामाजिक सुरक्षा के बारे में काउंटर प्रश्न जो है वो आना शुरू हो गया। तो कहीं भी पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा सामाजिक सुरक्षा कहते किसको, और सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा में क्या अंतर है। तो ध्यान में रखिएगा चीज़ें वही हैं, लेकिन यहाँ पे कोई अंशदान नहीं करना है, और सामाजिक बीमा में आपको अंशदान करना है। बेसिक डिफरेंस ये कि आप बीमा जो करवाते उसके लिए अंशदान करते, और सामाजिक सुरक्षा योजना में कोई अंशदान की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अब जो तीसरी योजना है वो पूछेगा बंधुआ मजदूरी पुनर्वास योजना क्या है, ठीक है। तो ये जो योजना है बोलना है कि महोदय ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, जो कि बिहार सरकार चलाती है, बंधुआ मजदूरी का पुनर्वास योजना। इसमें जो बंधुआ मजदूर होते हैं अगर उनको मुक्त कराया जाता है तो उनको 1 लाख की धनराशि पुनर्वास के लिए दी जाती है। इसमें जो सर्वाधिक वंचित हाशिए पर पड़े व्यक्ति होते हैं, या दिव्यांग, या तस्करी या एवं यौन शोषण से मुक्त कराई गई महिलाएं, बच्चे, ट्रांसजेंडर, इन सब को 3 लाख रुपये दिए जाते हैं। ध्यान में रखिएगा किस किस की बात कर रहा हूँ, दिव्यांग हो, जो सर्वाधिक वंचित वर्ग हो यानी अनुसूचित जाति जनजाति लोग हों, तस्करी, ठीक है, यौन शोषण, ठीक है, से मुक्त कराई गई महिलाएं, बच्चे और ट्रांसजेंडर, इनको 3 लाख रुपये दी जाती है। ऐसे अमूमन मुक्त कराए गए लोगों को 1 लाख रुपये दी जाती है, इनको विशेष रूप से 3 लाख रुपये दी जाती है। इसके खाते का संचालन कौन करता है, तो मैंने बताया ये केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, तो इसके खाते का संचालन कौन करेगा, तो जिलाधिकारी, ठीक है, डीएम साहब, उन्हीं के अंदर में था, वही मॉनिटरिंग करते हैं, फाइनल अथॉरिटी वही है, उसी के बाद वो देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो योजना क्या है, बिहार भवन एवं अन्य सन्नी निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड योजना है। अब ये जो योजना ये कई योजनाओं को आपस में समाहित करती है और कई कल्याणकारी योजनाओं को अपने आप में लेकर के चलती है। 1996 में ये बनाई गई थी ये योजना, और ये मजदूर की जो बेटी होती है उसके लिए विवाह के लिए 50,000 रुपये लिए। तो जो कन्या विवाह योजना है उसके इतर मजदूरों के लिए ही है, ठीक है।
तो उनके विवाह के लिए 50,000 रुपया, मकान मरम्मत और औजार के लिए 39,000 रुपये, मातृत्व लाभ के लिए 10,000 रुपये। देखिए ये सब असंगठित उद्योग का, संगठित में अधिक मिलता, अवकाश मिलता है तमाम। ये असंगठित में मजदूर हैं, उन अगर महिला मजदूर हैं तो उनको मातृत्व लाभ के लिए 10,000 रुपया अतिरिक्त मिलेगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर ITI का प्रशिक्षण दिलवाना चाहते हैं अपने बच्चे तो 5,000 रुपया, और इंजीनियरिंग में अगर किसी को भेजता है तो 20,000 रुपया। इस योजना के तहत जब प्राकृतिक मौत होती है तो 1 लाख रुपये मिलती है, और दुर्घटना अगर घट गई तो 4 लाख रुपये मिलती है। ठीक है। और पेंशन योजना के तहत जो है इसमें अगर मान लिया कि वो वृद्धावस्था की स्थिति पे हो गया तो 1,000 रुपये प्रति माह होती है। ये जो तमाम है ये बिहार भवन एवं अन्य सन्नी निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाएं हैं जो चलती हैं। ठीक है। इसमें सभी ये आ जाते हैं, जो भी सड़क निर्माण और तमाम भवन निर्माण, इन सब में जितने मजदूर कार्यरत होते हैं उन सब के लिए दुर्घटना हो गई, कहीं काम करते रहते हैं, बिल्डिंग्स बनाते रहते हैं, गिर के मर गए, तो वैसे मजदूरों को वो दुर्घटना होने पर 4 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। ठीक है। तो ये अलग अलग असंगठित उद्योगों के जितने भी मजदूर हैं उन सब के लिए ये योजनाएं बिहार सरकार चला रही है। ठीक है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, ये जो बिहार भवन एवं अन्य सन्नी निर्माण कार्यक्रम में जो लगे हैं, निर्माण उद्योगों में लगे हैं, इन उद्योगों में देखिए, निर्माण उद्योग में लगे हैं तो रजिस्टर्ड होने चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, निबंधन होना चाहिए, वरना वैसे मजदूरों को ये कॉम्पनसेशन वाली विवाह योजना तमाम का लाभ नहीं मिलेगा। रजिस्टर्ड होने चाहिए, और रजिस्टर्ड होने के लिए जैसे इनको निबंधन शुल्क जो है वो देना होता है, अब वो है 5 वर्षों के लिए 50,000 रुपया। ठीक है। तो इसमें मतलब 50 पैसा प्रति माह करके है 5 साल के लिए, अब वो और बाकी 20 रुपया जो है वो निबंधन शुल्क है, तो 30 कुल मिला के 85 रुपया देना है। ठीक है। तो ये 50 रुपया अगर आप दे देते हैं तो आप 5 ईयर्स के अंतर्गत में योजना है, फिर उसके बाद रिन्यूअल वाली है तो फिर आप दे दीजिए, रजिस्ट्रेशन कराते रहिए। ठीक है। आगे आगे बढ़ते चलिए। तो ये 50 रुपीज़ से ही आपको ये सारी योजनाओं का लाभ मिल जाता है, इसलिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। इसलिए देखिए अब धीरे धीरे सरकार जो है, और कोविड-19 के आने के बाद सरकारें का और काम इस डिपार्टमेंट का बढ़ गया। इसमें अब श्रमिकों का जॉब कार्ड, जैसे मनरेगा के कार्ड्स बनते हैं, उससे सभी श्रमिकों के कार्ड्स बन रहे हैं। ठीक है। ध्यान में रखिएगा, अब सबके कार्ड्स बनाए जा रहे हैं ताकि सही स्थिति का आकलन हो पाए। सबके कार्ड बन जाएंगे तो पता चलेगा कि हमारे यहाँ कितने श्रमिक पलायित होकर चले जाते हैं, कितने यहाँ हैं, कौन कौन से स्किल्ड हैं, कौन कौन से अनस्किल्ड हैं, तो सबको कितने उम्र के हैं, किसे स्किल्ड किया जा सकता है। इन सब की योजनाएं बिल्कुल एकदम अब बड़े युद्ध स्तर पर कार्य हो रही है। यहाँ से प्रश्न आएंगे बेटा। ठीक है। अब हम आते हैं दूसरी योजना। अब पूछा जा सकता है कि प्रवासी मजदूरों के लिए बिहार सरकार की नवीनतम योजना क्या है, ये लेटेस्ट है। ठीक है। तो आप बोलेंगे महोदय नवीनतम योजना गरीब कल्याण योजना है। ठीक है। जो केंद्र और राज्य दोनों के सम्मिलित रूप से चलाई जा रही है। इसकी शुरुआत जो की गई, ये इम्पोर्टेंट इसलिए बनता है, ये बिहार के खगड़िया जिले से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है। राज्य के 23 जिले इस योजना के अंतर्गत आते हैं। राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने और प्रवासी श्रमिकों के नियोजन की व्यवस्था प्रदेश स्तर पर ही करने की योजना है। यानी इन सबको प्रशिक्षण दे करके और जो प्रशिक्षित हैं उनको उसके अनुरूप कार्य करके, अब ये देखिए स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ सरकार की जो केंद्र सरकार की जो योजना कोविड-19 के अंतर्गत में आई कि लोकल फॉर वोकल, ठीक है, और आत्मनिर्भर भारत, वो सब इसके अंदर झलकता। अब ये श्रमिकों को अपने ही प्रदेश में काम मिले, इसके लिए भी काम करना पड़ेगा। बड़ा चैलेंजिंग है बिहार जो है मानव संसाधन में, और वही अनस्किल्ड वाले में बहुत ज़्यादा चैलेंज तो बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कहीं कोई दौरा नहीं। बिहार और यूपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब जो है, अब इसको इनकैश भी कर सकते हैं हम लोग, तो बस कहें कि मैन पावर इतना है कि इसको इनकैश करना चाहिए।
अब जो है स्वरोजगार या फिर वैसे उद्योग जो फूड प्रोसेसिंग वाले उद्योग हैं, इसको और तेज़ी से बढ़ा करके सबको नियोजित करके घर में ही रखा जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, सरकारें कर रही हैं, इसमें कहीं कोई दो राय, लेकिन और इच्छा शक्ति के साथ, जैसे कि एक अभियान के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी लगते हैं किसी योजना पे, देखिएगा बहुत बड़े अभियान के साथ लगते हैं और उसका रिजल्टेंट भी मिलता है। जैसे आप शराबबंदी को देख लीजिए, जैसे दहेज रहित विवाह को लेकर कंसेशनस बाल विवाह योजना जो है उसको रोकने के लिए, तो ये तमाम जितनी भी हैं उनको सामाजिक आंदोलन का रूप उन्होंने दे दिया। तो इसका जो है गुड इम्पैक्ट बढ़ता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं थी। एक अभियान के तहत, और जब राजनीतिक इच्छा शक्ति जगती है तो निश्चित रूप से आप देखेंगे उसमें गुणात्मक सुधार भी होते हैं। ठीक है, अब हम लास्ट में आते हैं। बिहार सरकार की कोई योजना जो अभी प्रवासी मजदूरों के लिए शुरू की गई, तो वो बोलिएगा बिहार प्रवासी मजदूर सहायता योजना। कोरोना महामारी के कारण जो लॉकडाउन में बिहार के श्रमिक फंस गए थे, उनको जब लाया गया और जो उनके हर के खाते में 1000 रुपये जो है वो भिजवाई गई डीबीटी योजना के तहत। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया गया, वो सबके खाते में 1000 रुपया डाला गया। तो ये योजना जो सबसे लेटेस्ट वन है जो पूछी जा सकती है, कोविड-19 में बिहार सरकार ने जो श्रमिकों के लिए क्या किया, तो आप बताएंगे कि इस महोदय बिहार प्रवासी मजदूर सहायता योजना लागू की गई जो कोरोना काल में की गई। ठीक है, तो इतनी बातें बिहार के श्रम प्रशासन और बिहार की जो योजनाएं श्रम से संबंधित, श्रमिक से संबंधित चल रही है, सामाजिक के चलते वो अलग है, वो अलग पहलू पे आएंगे, गरीबी के लिए, बेरोजगारी के लिए वो सब अलग चैप्टर में आएंगे। ये बिहार श्रम प्रशासन के संबंध में मैंने बताया, बहुत महत्वपूर्ण है। इस सेगमेंट को जरूर बढ़िया से देखना, क्योंकि ये इससे प्रश्न आएंगे बेटा। और ये जितने में बताया, अगर आप तैयार हो लेते हो और कुछ और अपने मन से भी तैयार हो सकते हो। ठीक है, अगर लगता है कि इसमें कुछ छूट गया मुझसे, हो सकता है मैनुअली चीज़ें हैं, हो सकता है मैं उस समय लिखूँ, मैं बहुत व्यस्तता के साथ कई आस्पेक्ट से, कई है आप लोग की पढ़ाई, मैं इसको शूट कर रहा हूँ रात में बैठ के। ठीक है, आप समझ सकते। ठीक है, रात में बैठता हूँ देर तक, सुबह उठ करके लिखता हूँ, सुबह में जगता हूँ, अपने ऑफिशियल्स काम भी, भले ही छुट्टी पर हूँ फिर भी ऑफिशियल्स काम भी रहते हैं तमाम है, उन सबको निपटाते हुए सब काम करने पड़ते हैं। ठीक है, और थोड़े अभी स्वास्थ्य लाभ भी ले रहा हूँ, थोड़ी चिकित्सा, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही, तो उन सब के बीच में चूँकि मैं इंजॉय करता हूँ पढ़ाने में, वो मेरे लिए ऊर्जा का काम करता है। इसलिए देखिएगा मैं बड़ा पढ़ा कर ही ऊर्जावान महसूस करता हूँ, बिना उसके पढ़ाए मैं रह नहीं सकता। इसलिए मैं तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद भी पढ़ाना छोड़ता नहीं, मेरी हॉबी हो गई, मेरी दिनचर्या में शामिल हो गया। तो आप लोग इसको जितना मैक्सिमम हो सकता है अन्य छात्रों तक, मैं तो हमेशा कहता रहता हूँ बच्चा लोग इसको स्प्रेड कर दो, जितना लोगों को मिल सके। पता नहीं क्यों नहीं उतना ज़्यादा आप लोग करते हो। ठीक, और मेरे व्यूज़ कम आते, समझ में नहीं आता, मैं इतना देने की कोशिश करता हूँ, और मैं किसी दूसरे की वीडियोस भी मेरे पास आते हैं। ठीक है, और उनका मैं देखता हूँ तो सब मदारी टीचरों के जितने मदारी हैं, पता नहीं पढ़ाने वाले टीचरों की कमी है, मैं अभी भी बोलता हूँ। और एब्सर्ड पढ़ा करके जो कोई काम का नहीं है, मदारी टीचर है, तो मदारी टीचरों के पास भीड़ लगती है, पता नहीं क्यों। चलिए मेरे पास, मैं ही मान के चलता हूँ, मैं इसीलिए खुश रहता हूँ कि मेरे पास क्वालिटी के बच्चे हैं। ठीक है, और वो रिजल्ट में परिवर्तन करने वाले में मैं आगे ही रहता हूँ, ऑलवेज आगे रहता हूँ और रहूँगा भी आगे। ठीक है, तो मेरे पास भले ही कम बच्चे होंगे, लेकिन वो सब कम्पीट करने वाले होंगे, इतना तय जान लीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आप लोग इसको स्प्रेड कीजिए और इसको जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिए और लाइक करिए। देखिए मुझे, मेरा जो, मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइक वाला पोर्शन और कमेंट वाला सेक्शन मेरे लिए है, और मैं और कैसे अच्छा दे सकता हूँ ये आप भी मुझे सुझा सकते हो। कुछ बच्चे सुझाते हैं, मैं उनको सुझाव को मानता हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसका PDF भी आप में उसमें डाल दूंगा, लिंक में आप देख लेंगे, चले जाएंगे, ले लेंगे। ठीक है, और इससे संबंधित अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और बातें होनी चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे लिखेंगे, मैं और उसको अगले वीडियो में शामिल कर लूँगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।